एवरीवन, मेरा नाम है कृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सीवी बिल्डिंग के बारे में। उससे पहले मैं दूंगी आज का शाउट आउट। आज का शाउट आउट है समृद्धि जैन को। सो शाउट आउट टू यू समृद्धि। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको भी शाउट आउट दूं तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना है #prep_with_kriti। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं अपने लॉ स्कूल जर्नी में, और सेकेंडली मैं बात करने वाली हूँ एक सैंपल सीवी के बारे में जो मैंने बनाया है। सबसे पहला पॉइंट, आपके सीवी का सबसे बड़ा हाईलाइट होते हैं आपके ग्रेड्स। नो मैटर हाउ मेनी पीपल विल कम एंड टेल यू कि ग्रेड्स डोंट मैटर, ग्रेड से इतना फर्क नहीं पड़ता, उसको देख उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे उसकी नौकरी लग गई। लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसा एक बंदा होता है 200 लोगों में जिसकी जॉब लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बस बैठे रहो और जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। तो आपको कोई भी आके बोले प्लीज ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आपका ग्रेड्स कितने हैं कैसे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है रिक्रूटमेंट के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आपको ऑल टाइम ही पढ़ाई करनी पड़ेगी आपके ग्रेड्स अच्छे करने के लिए। आप अगर एग्जाम के एक वीक पहले भी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो आपके ग्रेड्स काफी अच्छे हो सकते हैं। जो भी रिक्रूटर होता है वो हमेशा पूछता है कि आपकी बैच रैंक क्या है, आप बैच में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब मेरे पास जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो आपका सीवी होना चाहिए वो 1 या 1.5 पेज का होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। अगर आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, अगर आपके पास सीवी लिखने में बहुत ज्यादा है, 3-4 पेजेस का सीवी हो रहा है, तो आप उसको ट्रिम करिए। सिर्फ उतना पार्ट उठाइए जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कैसा एक्सपर्टीज देख रही है, वो किस तरीके का लॉ चाहती है, उतना पार्ट आप अपने सीवी से उठाइए और उसको उस रिक्रूटमेंट के लिए आप अपने सीवी में लिखिए। सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं लिटिगेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ किसी फर्म में, तो मैंने लिटिगेशन से रिलेटेड जो भी काम कर रखा है, मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटर्नशिप जो रह रखी है, कोर्ट से रिलेटेड जो इंटर्नशिप रह रखी है, मैंने जो भी पेपर्स लिख रखे हैं इससे रिलेटेड, मैं सिर्फ उतना ही लिखूंगी इवन दो मैंने अगर कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड काम भी किया होगा। पहला जो रीजन है ये करने का वो ये है कि अगर आप सब कुछ लिख देंगे तो आपके रिक्रूटर को लगेगा कि आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको नहीं पता था कि आपको क्या करना है और आप सब कुछ करते चले गए, विच इज नॉट अ गुड इंप्रेशन। सेकेंड रीजन मैं बहुत ब्लंटली बोलूंगी, कोई भी बैठ के 3 पेजेस की इंफॉर्मेशन रीड नहीं करना चाहता है। जिस जॉब को वो नहीं देख रहा उसके बारे में वो क्यों पढ़ना चाहेगा। तो अगर आपके सीवी में वो चीजें लिखी होंगी जो रिक्रूटर को चाहिए ही नहीं, इट विल नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो मेरे सीवी में वो चीजें होनी चाहिए जो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कर रखी है, मूड कोर्ट्स या फिर रिसर्च पेपर्स, जो भी मैंने उससे रिलेटेड कर रखा है, कॉन्फ्रेंसेस, वो मेरे सीवी में लिखा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपकी जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं हमेशा 1 ईयर या 1.5 ईयर पहले से उनको प्लान करना शुरू करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको 1 साल बाद कहाँ इंटर्नशिप करनी है, कहाँ अप्लाई करना है। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस जगह पे इंटर्नशिप करना चाहेंगे। ऑब्वियसली इट्स अ गुड फर्म, इट्स अ गुड प्लेस टू इंटर्न। सो आप सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे जो अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको पहले से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आप उसके लिए क्या काम करेंगे, वो आपको क्यों लेंगे। तो उससे रिलेटेड आपको काम करना चाहिए। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है फॉर रिक्रूटमेंट। फोर्थ पॉइंट, आपके जो रिसर्च पेपर्स और पब्लिकेशंस होते हैं उनकी हमेशा हायर वैल्यू होती है कॉन्फ्रेंसेस या मूड कोर्ट्स से सेम इंस्टीट्यूशन में। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई XYZ NLU है, उसका कॉन्फ्रेंस है और उसका रिसर्च पेपर है, तो उसका रिसर्च पेपर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हों एक अच्छी जगह पे। लेकिन अगर कोई 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें इंस्टीट्यूशन की वैल्यू नीचे है, तो जो दूसरा वाला इंस्टीट्यूशन है जिसकी हायर वैल्यू है उसका मूड कोर्ट कॉन्फ्रेंस ज्यादा मायने रखेगा रादर देन किसी नीचे के इंस्टीट्यूशन का रिसर्च पेपर होने। लास्ट पॉइंट जो मेरे पास है वो ये है कि एक पर्टिकुलर फर्म को आपने टारगेट कर लिया, ये इनफ नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको 3 एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज निकालने हैं जिसमें आप आगे जाके काम करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने सीवी बिल्ड करने के लिए क्या क्या करना है अपने लॉ स्कूल में। अगर मैंने 3 एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज निकाल लिए, मैं उन्हीं पे काम करूंगी, मैं इधर उधर काम नहीं करूंगी, तो उससे मेरा एक सीवी एक लेंथ में बिल्ड होगा। इसके लिए आप हर साल कुछ कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने 3rd ईयर में मूड कर लिया उस एक्सपर्टीज से रिलेटेड, 4th ईयर में आपने उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर लिख लिया, 5th ईयर में आपने उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर लिए, कोई और रिसर्च पेपर अटेंड कर लिया, तो आपके पास सीवी में लिखने के लिए उस एक्सपर्टीज से रिलेटेड काफी कंटेंट हो। और अगर आपका लॉ स्कूल अभी स्टार्ट हो रहा है,
लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली, वेरी ब्लंटली, अगर आपको कोई आके बोले कि अभी तो बहुत टाइम है, 5 साल बहुत टाइम होता है, तुम बाद में कुछ कुछ कर लेना, कुछ मोड कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फर्स्ट ईयर से अपने करियर के लिए सीरियस रहोगे तो ही आपके 5 साल के बाद अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बन पाएंगे। आप बाद में रिग्रेट करें उससे बेटर है कि आप पहले ईयर से ही मेहनत करें। मैं इस पे भी जरूर एक वीडियो बनाऊंगी कि 5 इयर्स आपको कैसे प्लान करने चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल सीवी के बारे में जो मैंने बना रखा है। बट कॉशन, याद रखिए कोई 100% फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि बहुत अच्छा सीवी हो गया तो ऑब्वियसली आपको जॉब ही मिल जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका, आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये सब भी देखा जाता है। लेकिन अगर आपका सीवी अच्छा होगा तो आपके 90% चांसेस ज्यादा हैं उस इंसान से जिसका सीवी उतना अच्छा नहीं है। मैं जो सीवी दिखाने वाली हूँ ये फॉर्मेट मैं फॉलो करती हूँ। अगर आप किसी और तरीके का फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप वो फॉर्मेट लगा सकते हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स होगा, जो उसमें लिखा जाता है, वो ऐसा ही होगा जो सीवी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जो सबसे पहली चीज है वो तो है आपका नाम। सबसे पहले आप अपना नाम मेंशन करेंगे, फिर आप मेंशन करेंगे आपका एड्रेस, फिर आप मेंशन करेंगे अपना फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। सबसे पहली चीज जो आप लिखते हैं वो है आपका एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी ग्रेड्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और देखिए सबसे ऊपर आपकी एजुकेशन ही मेंशन्ड है। अगर रिक्रूटर को दिखेगा कि आपके जो ग्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपका परसेंटेज अच्छा है, तो ऑब्वियसली उस पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ेगा। तो इसलिए अपने ग्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो मैंने एक रैंडम कॉलेज लिया है, नेशनल लॉ कॉलेज रायपुर। फिर आप लिखेंगे आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कौन से ईयर में है, कौन से सेमेस्टर में है, और इससे पिछले सेमेस्टर तक आपके कितने मार्क्स आ चुके हैं। फिर लिखेंगे आप अपने सर्टिफिकेशन, आपने क्या क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं और कौन से ईयर में कर रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दिसंबर 2018 में कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन कोर्स कर रखा है और कंप्लीटेड अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ विद ए ग्रेड फ्रॉम नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट नागपुर। फिर जो हम मेंशन करते हैं सीवी में वो है हमारी इंटर्नशिप्स, हम कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इस सीवी में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे इंटर्नशिप हो चुकी है, तो ऑब्वियसली रिक्रूटर को लगेगा कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन कि उसको इतनी अच्छी जगहों पे इंटर्नशिप मिल चुकी है। फिर जो भी इंटर्नशिप होती है उसके नीचे आप 3 लाइन्स या 2 लाइन्स में एक बस मेंशन कर देते हैं कि आपने क्या काम कर रखा है, आपने मेनली किस चीज के ऊपर काम किया था। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क विद द लिटिगेशन टीम हेडेड बाय जो भी है, प्रिपेयर्ड अ रिसर्च नोट, आपने किस चीज के ऊपर रिसर्च नोट बनाया रखा है और प्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। फिर जैसे सेकंड इंटर्नशिप यहाँ पे दिखाई गई है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली की। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंशन जरूर करिए कि आपने ये इंटर्नशिप कितने टाइम से कितने टाइम तक की है, कितने वीक्स की है। फिर जैसे सीसीआई की इंटर्नशिप है वो उसमें क्या क्या काम किया गया है वो बताया है। फिर आता है शार्दुल अमरचांद में आपने क्या क्या काम कर रखा है, खेतान एंड कंपनी। तो ऑब्वियसली देख के ये लग रहा है कि ये इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी हैं, टॉप टॉप फर्म्स की इंटर्नशिप्स हैं, तो ऑब्वियसली रिक्रूटर को लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर चुका है इंसान जो भी है। फिर आप ईयर वाइज मेंशन करिए अपनी इंटर्नशिप, सबसे ऊपर रखिए जो आपने लेटेस्ट इंटर्नशिप कर रखी है, फिर आप ईयर के हिसाब से नीचे इंटर्नशिप मेंशन करते जाइए। एबीसी एनजीओ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर आती है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाते हैं आपके मूड कोर्ट्स। तो जैसे इसमें यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे 3 मूड कोर्ट कर चुका है ये इंसान। पार्टिसिपेटेड एज अ स्पीकर इन द, जिस भी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ एज अ स्पीकर, जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसका नाम लिखना है, कब किया आपने वो चीज आपको मेंशन करनी है। सेमीफाइनलिस्ट, स्पीकर, कौन सा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन था, ईयर लिखना है। तो ऐसे आपको मेंशन करनी है अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके सीवी का, ऐसे राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने 5 इयर्स के लॉ स्कूल में ध्यान रखिए आपके पेपर पब्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे है विनर ऑफ द डैश ऐसे कॉम्पिटिशन, जो भी ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ हो, ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ द फॉर द ऐसे टाइटल्ड, जो भी आप जिस भी चीज पे आपने लिखा हो आप यहाँ पे टाइटल जरूर लिखिए अपने पेपर का, क्योंकि रिक्रूटर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा उस पेपर से रिलेटेड, तो उसे पता होना चाहिए कि आपने किस चीज के ऊपर अपना पेपर लिखा है। और थर्ड रिसर्च पेपर टाइटल्ड, कहाँ पब्लिश हो चुका है वो लिखिए, और कब कब हुआ है ये मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ईयर जरूर मेंशन करिए। तो यहाँ पे मैंने 5 पेपर्स बता दिए। अगर या देखिए अगर आप 5 इयर्स में भी हर साल एक एक पेपर करेंगे तो भी आपके पास 5 पेपर्स हो जाएंगे, और 5 पेपर्स बहुत होते हैं। तो मेक श्योर कि आप पेपर पब्लिकेशन पे काम जरूर करें।
फिर आती है आपकी पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशंस ले रखी हैं अपने कॉलेज में, जैसे यहाँ पे कन्वीनर, सेंटर फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, एनएलसी नागपुर, इस सेंटर के कन्वीनर रह चुके हैं ये इंसान, सेक्रेटरी रह चुके हैं कल्चरल क्लब के। फिर आती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या आता है कि आप किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर रह चुके हैं। तो मेंबर डैश ऑर्गेनाइजेशन नागपुर, मेंबर डैश नागपुर, और हाँ टाइम जरूर मेंशन करिए, इतने टाइम से इतने टाइम तक, या अभी भी चल रही है तो प्रेजेंट तक। और लास्ट में आते हैं आपके रेफरेंसेस कि किस इंसान को आप रेफरेंस देना चाहेंगे। यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हैं। तो जैसे आपके कॉलेज का डायरेक्टर या आपके कॉलेज के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर, उनके नाम आप यहाँ पे रेफरेंसेस के तौर पे दे सकते हैं। I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to the channel, share it with your friends, and I'll see you in the next class.